में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कोरोना से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं। दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल होते कोरोना से निपटने के लिए क्या है सरकार की रणनीति। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोरोना के बढ़ते कदम को रोक पाएंगे। दिल्ली में अमित शाह को क्यों आना पड़ा, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी राय सरकार को दी। सभी दलों के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने कई सुझाव रखे, साथ ही कई मांगे भी रखी गई। केंद्र सरकार ने भी मांगों पर ध्यान देने और कोरोना से लड़ने के लिए हर संसाधन मुहैया कराने का आश्वासन दिया। अमित शाह ने दिल्ली में नेताओं से कोरोना संक्रमण से बचाव के सुझाव और उपाय पर विस्तृत चर्चा की। सियासी दलों ने दिल्ली में टेस्टिंग का खर्च 50% कम करने को कहा। क्या लगातार बैठकों से कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या राज्य और केंद्र को मिलकर काम करने से कोरोना को रोक पाने में सफलता मिलेगी? क्या केजरीवाल दिल्ली में कोरोना से निपटने में नाकामयाब रहे? इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना को मात देने की रणनीति पर मुहर लग गई। टेस्टिंग के खर्च में 50% छूट देने की मांग को गृह मंत्री अमित शाह ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि 20 जून तक दिल्ली में हर रोज 18,000 जांच करने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इस सर्वदलीय बैठक में ये भी तय हुआ कि राजधानी में कोरोना जांच के लिए नई तकनीक अपनाई जाएगी, जिसकी कीमत महज 450 रुपए है और इससे 15 मिनट में नतीजे मिल जाएंगे। वैश्विक महामारी के समय में हम सबको एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ना है, इस संकट से लड़ना है और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, जिसके बारे में कल फैसला हुआ। और अगर ज़्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं तो उससे घबराए बगैर उसकी तैयारियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही मांग कर चुकी है कि आप प्राइस की कैपिंग कीजिए। कई स्टेट्स के अंदर उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल को कैटेगराइज करके, ग्रेडिंग करके उनके प्राइस को फिक्स किया है। मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम आप क्या ले सकते हैं, इसका सरकार द्वारा फिक्स होना चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। इस सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने कई सुझाव दिए। कहा कि प्राइवेट अस्पतालों के रिचार्ज फिक्स किए जाएं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक कमेटी बनाकर 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस ने भी 3 सुझाव बैठक में दिए हैं। पार्टी ने कहा कि सभी लोगों को कोरोना जाँच की सुविधा मिलनी चाहिए, यह हर आदमी का अधिकार है। इसके अलावा जो लोग संक्रमित हैं या कंटेनमेंट जोन में हैं, उनके परिवारों को 10-10 हजार रुपए दिए जाएं। इसके साथ ही चौथे साल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों से नॉन परमानेंट रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरह काम लिया जाए। टेस्टिंग की जो मांग थी हमारी निरंतर, हमने कहा था कि दिल्ली को यह अधिकार होना चाहिए प्रत्येक नागरिक को कि जिसके संक्रमण से मौत हो रही है उनका टेस्ट का अधिकार सबको मिलना चाहिए। और ये देश के गृह मंत्री जी ने माना भी है और आज के आम आदमी के प्रतिनिधि उन्होंने भी स्वीकार किया। नई टेस्टिंग पॉलिसी के तहत कोई 450 रुपए के रेट के हिसाब से वो जारी करने जा रहे हैं और आगामी दिन उन्होंने कहा कि सबको हम ये अधिकार देंगे। इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूँ। बैठक में राजनीतिक पार्टियों से कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर सुझाव मांगे गए कि किस तरीके से दिल्ली को कोरोना जैसी महामारी के संकट से निजात दिलाई जा सके। बैठकों का ये दौर उस वक्त शुरू हुआ है जब दिल्ली में कोरोना का ग्राफ आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। इसके बाद से सीएम केजरीवाल बैकफुट पर चले गए हैं और अब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे दरअसल बढ़ते कोरोना के प्रकोप को कैसे रोका जाए। क्या सर्वदलीय बैठक के जरिए समाधान निकालने की जो कोशिश की गई है उससे क्या दिक्कतें दूर हो पाएगी, इन तमाम मसलों पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं, फोर्टिस अस्पताल में कार्यरत है। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका। सबसे पहला सवाल मेरा अजय जी आपसे है, क्योंकि जिस तरह से हालात और जिस तरह की स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, आज सर्वदलीय बैठक हुई क्योंकि कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां 3,32,000 से पार ये आंकड़ा पहुंच गया है, वहां इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर होते जा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक हुई, क्या लगता है कि बैठकों से समाधान निकलेगा? नेहा जी, शुक्र है कि बैठक भी की। भारतीय जनता पार्टी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब दिल्ली में इस महामारी का इतना प्रकोप हो गया और पूरे देश में आज इन्हें संज्ञान आया, जिस प्रकार से दिल्ली भारत की राजधानी है,
केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हमेशा मतभेद रहे और जिस प्रकार अस्पतालों की व्यवस्था है, किस प्रकार से मृत्यु होने के बाद कोरोना से 6 दिन बाद डेड बॉडी नहीं दी कि परिवार वालों को, ना उनको पता लगा कि इनके परिवार के सदस्य यहाँ पे हैं। और जिस प्रकार से अमित शाह जी ने वर्चुअल रैली की कई राज्यों में जाके, और उसी समय उससे पहले ही अगर दिल्ली में ऐसी बैठक होती तो ये स्थिति उत्पन्न ना होती। और जिस प्रकार से दिल्ली का ऐप है, ये केंद्र सरकार के ऐप बना रखे हैं, इन ऐप के जरिए तो अगर नेहा जी मैं दावे से कह सकता हूँ, हम जितने भी लोग सूचना हैं वो नंबर डायल करें तो ठीक से सूचना नहीं मिलती। और इस बात को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री स्वीकार भी किया है और बार बार नेहा जी आपने दिखाया भी है किस प्रकार से जो कोरोना से पीड़ित हैं उनका क्या हाल है। और हमने अपील भी की थी हमारी कांग्रेस पार्टी ने कि कोरोना टेस्ट के लिए सबको अधिकार है कि अपना कोरोना टेस्ट कराए। और नेहा जी हमने बार बार बोला है, जो आज बैठक में भी कहा गया, सबसे पहले तो ट्रेसिंग के बाद टेस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट। और ये बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं और आज वही बात गृह मंत्री ने स्वीकार की कि ये कमी है हमारे यहाँ। तो नेहा जी इसमें तो जो आज बैठक हुई इसका रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार कर चुके हैं मुख्यमंत्रियों से, कोई हल नहीं निकला। लेकिन हमारी सोच पॉजिटिव है, हम प्रार्थना करते हैं दोनों सरकारों से। अब पहले भी जब बिल्कुल सोच पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं सोच पॉजिटिव रखने के साथ ही काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए कारगर कदम उठाने की यहाँ पर जरूरत है। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से एक सर्वदलीय बैठक हुई, इस बैठक में कोरोना सबसे अहम मुद्दा रहा, किस तरह से कोरोना से निपटा जाए, किस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जाए। सर, सवाल इस बात को लेकर है कि 450 रुपए में अब कोरोना का टेस्ट होगा, इस पर सहमति बनी है और साथ ही साथ 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। सर, ये मुमकिन लग रहा है? धरातल पर ये उतर पाएगा क्या? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी दिशा जी। इसकी जरूरत शायद हमारे को लॉकडाउन खोलने से पहले करने की आवश्यकता थी। जिस प्रकार से 50 दिन का लॉकडाउन हुआ, उस दौरान हमारे को ये पता रहना चाहिए था कि किस प्रकार से केसेस बढ़ेंगे। ये अच्छी पहल है कि चलो 4,500 से कम करके 450 रुपए में कोरोना की टेस्ट हो जाए। और आज की स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी इस बात का है कि अब आईसीएमआर की गाइडलाइंस को लिबरल करके हर आदमी जो स्वेच्छा से अपनी जांच कराना चाहता है उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होगी तो नंबर बढ़ेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मिलेगी, ट्रेसिंग करेंगे तो आप आइसोलेशन करेंगे और उन लोगों में से अर्ली बता पाएंगे और उन लोगों से पता कर पाएंगे कि कौन लोग सिक हो सकते हैं। अभी तक तो हमको यही नहीं पता था पिछले 15 दिन के अनलॉकडाउन के बाद कि कौन आदमी सिक होगा और कौन नहीं होगा। तो सरकार ने जो तेजी अब दिखाई है वो शायद 15 दिन पहले दिखाते तो बहुत अच्छा रहता, कुछ महत्वपूर्ण जाने बच जाती। पर देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। टेस्टिंग को बढ़ा देना सबसे ज्यादा आवश्यक है। दो एस्पेक्ट है, एक तो सरकार का दायित्व है और दूसरा पब्लिक का दायित्व है। सरकार का दायित्व इस समय टेस्टिंग है और सिक पेशेंट जो है, देखिए बिचारी ये भी बात समझना है, नंबर बढ़ने दीजिए। आपका 2% लोग सिक होंगे, उस 2% में से मोर्टालिटी को 0.5% कर दीजिए। देश का हर वासी बिना डर के मास्क पहन के घूमेगा, यह बात मानिए तो इकोनॉमी भी चलेगी। क्योंकि इस डर के माहौल में आप कितना भी कुछ कर लीजिए, दुकानें खोल के रख लीजिए, कोई दुकानों में और रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाएगा। अब रही बात पब्लिक की, तो 3 चीजें बात चल रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर। अब सारा दामोदर जब हम क्राउडेड प्लेसेस जाते हैं जहां पे लोग आना जाना स्टार्ट करेंगे, अपना मिलना जुलना स्टार्ट करेंगे, वहां पे मास्क ही एक ऐसी चीज है जो बचा के रख सकती है। अगर दिल्ली वालों को थोड़ा डरना आवश्यक भी है और अमित शाह जी से और केजरीवाल जी से आपके माध्यम से ये अपील भी है कि लोगों को थोड़ा डराएं कि अगर मास्क नहीं पहना तो लॉकडाउन करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कल न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा, जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क में पार्टी कर रहे थे बिना मास्क पहने, तो सरकार का दायित्व अपना है और लोगों का दायित्व उससे भी ज्यादा है। तो ये सरकार कितनी बेड बना देगी 2 करोड़ की जनता में? अगर आप सोचते हो कि सरकार ट्रेनें लगा देगी, आपके अस्पताल खोल देगी, प्राइवेट खोल देगी, फिर भी आपको बेड की कमी पड़ेगी। नहीं, सवाल ये भी है ना, सवाल ये भी है कि दिल्ली को 15 दिन में 500 और रेलवे कोच दे दिए जाएंगे, ये फैसला हुआ।
37,000 बेड्स की व्यवस्था की जाएगी, ये भी एक फैसला हुआ। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है सर कि ये तमाम फैसले तो हो रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर उतर पाएंगे? और उसके बाद ये आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, डॉक्टर्स कहां से लाएंगे? बिल्कुल दिशा जी, यही बात में मैं भी आ रहा था। ये सब सारी जो गणनाएं हैं वो बेड और ऑक्सीजन पे है। कोई ये नहीं सोच रहा जो वो थका हुआ हेल्थ केयर वर्कर है जो पिछले 70 दिनों से कोरोना से जूझ रहा है, उसका क्या होगा। इस भरी गर्मी में उस रेलवे कोच के अंदर बिना एसी के आदमी कैसे रहेगा और उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। उतनी जगहों पे डॉक्टर कहाँ से लाए जाएंगे। किसी ने अभी मैंने आपके चैनल के माध्यम से सुना कि 34 साल के एमबीबीएस लोगों को डॉक्टरी में लगा दीजिए सीधे। आपकी व्यवस्था इतनी खराब है हेल्थ केयर की और पढ़ाई की कि चौथे वर्ष के आदमी को एक इंजेक्शन और शायद बहुत अच्छी तरीके से वेंटिलेटर चलाना ना आए, तो आप क्या ऐसे आधे डॉक्टरों के सपोर्ट अपने जीवन डाल देंगे। तो ये कहना बड़ा आसान है कि मीटिंगों में बैठ के वहां डॉक्टर जो हाँ में हाँ शायद बोलते होंगे, पर जरूरी इस बात का भी समझना है कि हेल्थ केयर वर्कर कहाँ से आएंगे आपके पास डॉक्टर कहाँ से आएंगे, आपके पास नर्सेज कहाँ से आएंगी, इसका भी पहल करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसा ना हो कि बेड बहुत सारे हो जाएं और डॉक्टर की कमी बहुत रहे। दूसरी चीज ये भी समझना जरूरी है, 600 डॉक्टर अभी तक एम्स के कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं, जो 14-14 दिन के क्वारंटाइन पे जा चुके हैं। तो आप ये नहीं समझते कि किस प्रकार से डॉक्टरों की कमी हमारे को इन इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए काम आएगी। तो जरूरत अमेरिका और इटली में जब हेल्थ केयर वर्कर और हॉस्पिटल कम पड़ गए, तो आप सोचिए हिंदुस्तान की क्या हालत होगी। हम बड़ी आसानी से डेटा अपना नहीं देखते, हम 133 करोड़ की जनसंख्या है, अमेरिका, ब्राजील और रशिया को मिला के भी हम उनसे ज्यादा हैं। तो हमारे को अपनी व्यवस्था को देखना आवश्यक है, इसमें डॉक्टरों का और हेल्थ केयर पर्सनल का। मोहम्मद तकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ इस स्टूडियो में जुड़ने के लिए। सीधे सैयद मोहम्मद तकी जी का रुख करते हैं। सैयद मोहम्मद तकी जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस काम को अभी किया गया, जिस सर्वदलीय बैठक को अभी किया गया और जिस तरह के कदम उठाने की बात पर सहमति बनी है, सर क्या नहीं लगता कि राजधानी की स्थिति को देखते हुए ये तमाम काम पहले किए जाने चाहिए थे? साफ नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है आप पूछ रही हैं कि आज जो मीटिंग हुई उसके बारे में आप पूछना चाह रही हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ सर। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह की मीटिंग आज हुई है, क्या और जो राजधानी की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्या नहीं लगता कि इस तरह की मीटिंग पहले हो जानी चाहिए थी और ये फैसले पहले ले जाने चाहिए थे? जी, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम ये मानते हैं जहां से जागे वहीं से सवेरा। और केंद्र सरकार ने जो है दिल्ली सरकार के साथ जो है मीटिंग की है, उसका हम स्वागत करते हैं। और ये जो कोरोना है महामारी है, ये इसमें देश की तमाम जनता इन्वॉल्व है। ये किसी पार्टी विशेष का कोरोना नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का कोरोना नहीं है, बीजेपी का कोरोना नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का कोरोना नहीं है। ये जो भारत की जनता इससे पीड़ित हो रही है, और वो कहीं भी हो, दिल्ली में पेशेंट अगर ज्यादा है या महाराष्ट्र में पेशेंट ज्यादा है या तमिलनाडु में पेशेंट ज्यादा है, इसका मतलब नहीं है अन्य राज्यों में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अन्य राज्यों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जिन राज्यों में पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, वहां हमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। और ये सीख होगी उन राज्यों के लिए जहां अभी पेशेंट कम है, और आने वाले टाइम में वहां पेशेंट बढ़ सकते हैं। जितने भी शहर हैं, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो किसी और राज्य में हो, जो वेल कनेक्टेड शहर हैं, वहां पेशेंट की संख्या ज्यादा है। और हमें बहुत जल्दी से वॉर फुट पे तैयारी करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा बेड अवेलेबल करा सके, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल करा सके, ज्यादा वेंटिलेटर अवेलेबल करा सके, ताकि हम लोगों की जानों को बचा सके। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना सर कि जब 2 से 2.5 महीने का आपको वक्त मिला, तो क्या उसके अंदर मुकम्मल तैयारी नहीं की गई? क्यों नहीं की गई? देखिए, लगातार जो है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल लगातार तैयारी कर रहे थे। हमने वहां 2 लाख लोगों को प्रतिदिन खाने का इंतजाम किया। हमने वहां ऑटो रिक्शा ड्राइवर को 5,000 रुपए दिए, जो वहां कंस्ट्रक्शन वर्कर थे उनको दिया। टेस्टिंग हमने पहले दिन से सबसे ज्यादा की है। हम वहां पे 13,000 टेस्टिंग पर बिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं। हम बहुत लगातार अरविंद केजरीवाल जी मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि 4,000 बेड की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं। और ये जो मीटिंग हुई है, ये अगर पहले हो जाती तो आप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं सर। आज भी जो है सर आप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हालात तो ये है राजधानी में, जो राहुल भार्गव जी बताएंगे। डॉक्टर राहुल सर, आप जानते हैं इस बात को कि पिछले अगर हफ्तों को हम देखें कि कोरोना के साथ के जो मरीज थे
जिनके घर वालों की टेस्टिंग नहीं हो रही थी। मुझे आवाज आप नहीं ये कहते साफ हैं आ कि रही है। टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए थी, जिस डॉक्टर हिसाब साहब से नंबर्स बढ़ रहे हैं वहां पे आपको कम से कम 25 से 30 हजार लोगों की टेस्टिंग रोज करनी चाहिए। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट, यही 4 चीजें हैं जिसके हिसाब से आप कोरोना को बचा पाएंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें जब टेस्टिंग बढ़ेगी तो नंबर बढ़ेंगे। हम बार बार ये कह रहे हैं कि नंबर से बहुत ज्यादा डरिए मत, पर जो मोर्टेलिटी वाला इशू है उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसा ना हो कि उनको ऑक्सीजन ना मिले इसलिए वो मर जाए, पर अगर उनको ऑक्सीजन मिलती रहे 10 दिन 14 दिन तक तो हो सकता है वो अपने आप निकल जाए। तो इन लोगों को इंटेंसिव केयर की जरूरत है। इसके बाद कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की जरूरत है, रेमडेसिविर नामक दवाई की जरूरत है। देखिए, आप बार बार अभी भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है सर, लेकिन मिल कहाँ पा रही है? यही तो एक अहम सवाल यहाँ बन जाता है कि तमाम दावों और वायदों के बीच धरातल पर क्या उतर के सामने आ रहा है? लोगों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है, तमाम दावे और वायदे किए जाते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पे आनंद साहू जी, अजय जी मैं लौटूंगी आपके पास। आनंद साहू जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, जो आंख आज खुली केंद्र सरकार की, क्या नहीं लगता कि दिल्ली के हालात को देखते हुए ऐसी मीटिंग पहले की जानी चाहिए थी और ये फैसले पहले लिए जाने चाहिए थे? निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है, दिल्ली जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से आपने देखा होगा कि लगातार एवरी डे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी प्रेस करते थे, तमाम तरह के उपाय बताते थे कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और देयर वाज ए टोटल फेल्यूर। नो ट्रेसिंग, नो फैसिलिटेशन, नो टेस्टिंग प्रॉपरली, और कोई सुविधा पेशेंट को नहीं होने के कारण लास्ट में उन्होंने विवाद खड़ा किया। विवाद क्या किया? उन्होंने कहा कि हम बाहर वालों का नहीं करेंगे, हम घर वाले का करेंगे। देखिए, ना उन्होंने घर वालों का किया, ना बाहर वालों का किया, ना उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर ढंग का डेवलप किया, ना कोई हॉस्पिटल, होटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर उनको क्वारंटाइन सेंटर में डेवलप किया, ना कोई इस प्रकार का व्यवस्था किया। तो इसका यही खामियाजा जो है, सुनाई दे रहा है मेरी आवाज आपको? सर सब सुन पा रहे हैं हम, बोलिए सर। इसका खामियाजा दिल्ली वासियों को और देशवासियों को भुगतना पड़ा। दिल्ली से लाखों मजदूर यहाँ की अव्यवस्था के कारण, डर के कारण, भय के कारण, भूख के कारण पलायन करने के लिए मजबूर हुए। और सबसे पहले याद होगा कि दिल्ली के मजदूर सबसे ज्यादा डरे, और इस सरकार का जो अविश्वास सबसे ज्यादा अगर कहीं मार पड़ी है तो दिल्ली के जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गियों में, बस्तियों में, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रह करके अपना रोजगार, छोटी मोटी कोई कार्य में लगे थे, उन सभी को डर हो गया कि यहाँ की सरकार जो है वो कोई व्यवस्था नहीं दे रही है। और बाद में केजरीवाल साहब ने कहा कि हम खाना भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन वो भोजन क्या, मिड डे मील 2 चम्मच भोजन वो भी मिलता था। कई लोग तो अपने कपड़े बदल के दोबारा आते थे लाइन में, ऐसी हालत थी और लोगों को मजबूरन भागना पड़ा। और आज आखिर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने क्या कहा? अरे सर, अभी तक का इंतजार क्यों किया जा रहा था? अभी तक क्या राजनीति की जा रही थी क्या? नहीं, अभी तक का इंतजार क्यों किया जा रहा था सर? लोगों को भोजन फीड द नीडी के माध्यम से। सर, आपको पता है कि क्या स्थिति दिल्ली में है, क्या स्थिति पहले से हो रही थी, तो अभी तक का इंतजार क्यों? इससे पहले भी तो कारगर कदम उठाए जा सकते थे। कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट में सीधे तौर पर केंद्र सरकार को दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं होता। केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होता है, जो फैसिलिटेशन होता है और जो एडवाइजरी जारी करना होता है, वो सबसे ज्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से, इंक्लूडिंग माननीय केजरीवाल जी के साथ वार्तालाप की। लगातार उनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए उस समय, और हम यहाँ बहुत तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार का बयान आया है। और बाद में उन्होंने विवाद करके देश को गुमराह किया। जनता जनार्दन का सेवा के नाम पे उनको छला गया है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वी डोंट वांट एनी पॉलिटिक्स इन दिस पैंडेमिक इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है सर, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी। नेहा जी, मैंने सखी साहब को भी सुना और आनंद साहू जी को भी।
सचिव साहब ने कहा कि केंद्र सरकार की गलती है और केंद्र सरकार ने बोला कि राज्य सरकार की गलती है। मेरा तो बड़ा विनम्र नेहा आज मुद्दा इस बात का है, कसूर है किसका पता तो लगे। मैं डॉक्टर राहुल जी से इत्तेफाक रखता हूँ, उन्होंने कहा कि इसमें देरी हुई, पहले क्यों नहीं हुआ। मैं डॉक्टर साहब को बता दूं, उसमें भी एक राज है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को वर्चुअल रैली, आप देखिए यहाँ राजनीति पहले है, चुनाव पहले है। जब मध्य प्रदेश जब पहली बार लॉकडाउन हुआ तो प्रतीक्षा की गई मध्य प्रदेश की कि सरकार गिरे और राजनीति कर रहे हैं और धरातल 3 महीने कौन बाद बोला वर्चुअल रैली के माध्यम से भी सेवा का नेहा अपील हुआ है। जी बीच में कौन बोला, आवाज समझ नहीं आई। मेरा मानना ये है कि कोरोना की परवाह नहीं है न केंद्र को और राज्य को। और राज्य सरकार दिल्ली में जो बुरा हाल है, आंकड़ों का बता दूं मैं, आज ही हमने सर्वे कराया है हमारी पार्टी में, जितने भी क्रिमिनेशन ग्राउंड हैं, मृत्यु के बाद जिनका क्रिमिनेशन होता है उसमें डाटा और जो दिल्ली सरकार ने डाटा पेश किया उसमें अंतर है। दूसरी बात, जिस प्रकार से एक पुलिस वाले की किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 6 दिन के बाद उनके परिवार को सूचित किया गया और उनकी बॉडी दी गई, और इधर कोरोना के पेशेंट हैं, इधर डेड बॉडीज रखी गई हैं। और मैं आपके चैनल में वाकई ये बेहद दर्दनाक है। अगर राजधानी दिल्ली का ये हाल है, जाहिर तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे देश का क्या हाल है। कोरोना के बढ़ते कहर के और इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसके अंदर कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी शामिल हुए। एक आम सहमति बनाने की कोशिश की गई। इस आम सहमति के तहत ये तय किया गया कि कोरोना का रेट घटा दिया जाएगा, यानी कि जो टेस्ट है उसका जो रेट है वो घटा दिया जाएगा ताकि हर किसी की पहुंच में ये आ सके। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि जब 4500 रुपए का टेस्ट था तब सबका टेस्ट नहीं हो पाया था, अब 450 रुपए का जब टेस्ट हो गया है या फिर ये करने की जब बात पर सहमति बनी है, तो क्या ऐसे में मुमकिन है कि सभी का टेस्ट हो? जो चाहता है कि कोरोना का टेस्ट उसका हो, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि उसका टेस्ट हो पाए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं राहुल भार्गव जी। डॉक्टर राहुल, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी मैं कर रही थी कि जब 4500 रुपए का सर टेस्ट था, उसके बाद भी लोगों को टेस्ट के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी। अब जब ये तय हुआ है कि 450 रुपए का टेस्ट हो जाएगा ताकि जो लोग हैं उनका टेस्ट हो सके राजधानी दिल्ली में, तो क्या ये मुमकिन लग रहा है सर आपको? नेहा जी देखिए, ये बात समझना जरूरी है कि हमारे को पिछले 60 दिनों में हमारी इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ किट्स का होना बहुत ज्यादा आवश्यक था। अभी भी बहुत सारी लैब्स में विदेशी किट्स ही यूज हो रही हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। अब आईसीएमआर और एम्स ने कल जो नई किट्स को टेस्ट किया है, जिसके माध्यम से 15 मिनट में टेस्ट हो जाएगा और 500 रुपए का टेस्ट होगा, उसको धरातल पे उतरना बहुत जरूरी है। पेपर से निकल के लोगों तक पहुंचना उसका बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत तेजी से पहुंचना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की स्कीम में वो अगले महीने तक आए जब तक कोरोना के केसेस और बढ़ जाए। हमने बहुत सारी योजनाएं देखी हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं जिनकी हम घोषणाएं सुनते हैं, पर जमीनी हकीकत वो बहुत दूर होती है। पिछले 60 दिनों में अनलॉकडाउन मन से पहले सारी पार्टियों ने ये कहा कि बिल्कुल हमारी चीजें मुस्तैद हैं, हम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। आज हमारे पास बेड की मारामारी जिस हिसाब से हो रही है, आप वो देख लीजिए। दूसरी चीज, जिस हिसाब से हमारे पास वेंटिलेटर और ऑक्सीजन वाले बेड की कमी पड़ रही है, वो देख लीजिए। तो सिस्टम को हमारे को कहीं ना कहीं एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, उसमें अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि लोग सफर कर रहे हैं, लोगों के दिल में भय है, और जब भय होता है तो वो डॉक्टर से सारा उनका झगड़ा फूटता है। ठीक है सर, ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी जी, सिस्टम को मजबूत बनाना होगा, डॉक्टर राहुल का ये कहना है, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देने से, रेलवे कोच ले लेने से क्या सिस्टम मजबूत हो पाएगा क्या सर? देखिए, मुझे पतझड़ों की दास्तां न सुना सुना के उदास कर, नए मौसमों का पता बता, जो चला गया सो चला गया। ये जो कोरोना वायरस महामारी है, इसके अंदर जरूर गलतियां हुई हैं, सब सरकारों से गलतियां हुई हैं, हमें सीखना है और आगे तेजी से बढ़ना है। इस वक्त ये वक्त आरोप या प्रत्यारोप का नहीं है, अपनी गलतियों से सीखने का और सुधार करने का है। आप कह रही थी टेस्ट नहीं हो सकता, टेस्ट बिल्कुल हो सकता है, पूरी आबादी का टेस्ट हो सकता है। चाइना ने अपने वुहान में जहां
13 बिलियन पॉपुलेशन है, 1,30,00,000 वहां पॉपुलेशन है। उसने पूरे वुहान शहर का टेस्ट जो है वो 1 महीने के अंदर कर डाला। और वही चाइना ने जो है 1000 बेड का जो हॉस्पिटल है 10 दिन में बना डाला। दुनिया में सिर्फ कोरोना इंडिया में नहीं है, बहुत सारे देश संक्रमित हैं और बहुत से सारे देश हमारे सामने उदाहरण है जो अपने इस कोरोना महामारी से अपने देश को बचा पाए हैं, अर्थव्यवस्था को बचा पाए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी वहां प्रैक्टिस की। हमें जरूरत है कि हम आंख खोल के कान खोल के उसको सुने और उसको भारत में अडॉप्ट करें। भारत के पास जो है किसी चीज की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज में हो, चाहे वो राज्य सरकारी कर्मचारी हो, सब में जो है इच्छा शक्ति चाहिए और ये सब होगा। और जिस तरह से जो भी मीटिंग हुई है दिल्ली में, बहुत ही सकारात्मक मीटिंग हुई है, उससे बहुत अच्छा हुआ है। कब होगा सर? अभी हम लोगों की जान जा रही है। मैं 2 ट्वीट आपको पढ़ के सुना देती हूँ। एक अमरप्रीत का ट्वीट है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा, सुन लीजिए। सर्वदलीय बैठक हो गई, ठीक है, तमाम बैठकों का दौर जारी है, ठीक है। सैयद जी सुन लीजिए सर, संसाधन है, सुन लीजिए संसाधनों सर, को जोड़ने की जरूरत है। संसाधन है, संसाधनों का इस्तेमाल करिए ना सर, 20,000 बेड के इस्तेमाल करिए संसाधनों का। लोगों को 10 दिन के अंदर, सुन लीजिए, अभी लोगों को दिक्कतें हो रही है हमारे सर। पास 50% जो है 40%, अभी भी 40% जो है वो बेड जो है दिल्ली सरकार के पास वो खाली है, पूरे अभी भरे नहीं है सर। 40% खाली रहेंगे आपके, आप घरों में होम क्वारंटीन कर रहे हैं लोगों को, हॉस्पिटल में लेके ही नहीं जा रहे, तो खाली रखिए बेड को। होम क्वारंटीन करना तो बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया है। 80% पेशेंट जो है वो अच्छा, कोरोना वायरस में वो सीरियस नहीं होते, वो घर पे क्वारंटाइन सही हो जाते हैं। 100 में 98% पेशेंट दिल्ली में जो वो ठीक हो गए। 2% पेशेंट सीरियस है, मोर्टेलिटी ज्यादा है सर। सारे तथ्यों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आपने कर दिया, ठीक है कर दिया, ठीक है, होम क्वारंटीन आपने कर दिया। खुदा न खास्ता किसी की ज्यादा तबियत खराब हो जाए, फोन किया जाता है, जो फोन लाइंस हैं वो नॉट रीचेबल जाती है, उसको कोई उठाता नहीं है, बात नहीं हो पाती है, और अगर बात हो भी जाती है तो बताया जाता है कि कल सुबह आएंगे। अब बताइए कि इस बीच अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? नेहा जी, होम क्वारंटाइन करने की भी गाइडलाइन है, किन लोगों को होम क्वारंटाइन करना, सबको होम क्वारंटाइन नहीं करना। जो पेशेंट डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, टीबी है, इनको अस्थमा है, उन पेशेंट को होम क्वारंटाइन नहीं करना। होम क्वारंटाइन किनको करना, उसकी पूरी गाइडलाइन है, उसके पूरे नियम है। इस तरह के पेशेंट को होम क्वारंटाइन करना है। अगर पेशेंट सीरियस है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के टच में आए और वो मेडिकल एड ले। ये होम क्वारंटाइन इसलिए किया जा रहा है कि ज्यादा पेशेंट हॉस्पिटल में ना आए। आप देखिए जो कोरोना महामारी, उसमें 2 तरह के पेशेंट की डेथ ज्यादा गई है। वो पेशेंट जिनको कोई और जिनको इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज डिजीज है, या पेशेंट है सर, ऐसे पेशेंट है जो ट्विटर पर बता रहे हैं कि हमारी आपत्ति क्या है। पहले समझे ठीक से कि उसमें दुनिया में क्या हो रहा है। 2.8% रेट है, हम तो सच्चाई देख रहे हैं। सीरियस हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है। अब जितने पेशेंट आ रहे हैं उतने सारे पेशेंट, अब इंडिया में भी मोर्टेलिटी रेट जो है 2.3% है, इटली में 11.8% था। तो हमें जो डेटा है उसके हिसाब से तैयारी करनी है। ज्यादा पैनिक होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय के साथ सारा समीकरण बनेगा और उसका समाधान भी निकल आएगा। हमारे देश में बहुत समझदार लोग हैं, मत होइए सर, आप परेशान मत होइए, लेकिन जब लोग परेशान होते हैं तो तकलीफ हमें होती है सर। अमरप्रीत का ट्वीट मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। अमरप्रीत सुन लीजिए, आपके मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपके नेता को ट्वीट किया है, और वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि उनको क्या तकलीफ होती है जब टेस्ट नहीं होता है, जब एडमिट नहीं किया जाता। जिसके पिता घर से जाते हैं उसको तकलीफ होती है सर, जिसका घर का सदस्य जाता है तकलीफ उसको होती है। आप तो यहाँ कह देते हैं कि तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको दिक्कत होती है वो समझता है। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी। नेहा जी, आम पार्टी के प्रवक्ता ने बात की और ट्वीट सप्तापाई, इतने बेड बना दिए, और आपने दिखाया नेहा जी जिस प्रकार से उस नर्सिंग होम, जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, वहाँ ऐप में डाला गया कि वहाँ पे बेड अवेलेबल हैं, और एक नर्सिंग होम ने तो कह भी दिया स्क्रीन के अंदर कि बेड हमारे पास है लेकिन स्टाफ नहीं है। तो उनसे पूछा गया कि आपने क्यों कहा, उनको दिल्ली सरकार का हमें ऑर्डर था तो हम कैसे मना कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टाफ आने को तैयार नहीं है। और नेहा जी, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं, अगर आप जाते हो नॉर्मल आप बेड मांगते हो तो 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए डिमांड की जाती है, और पहले पैसे जमा की बात की जाती है। तो कई अस्पताल, मतलब 90% हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कोई मेडिक्लेम नहीं, हम कैश पैसे लेंगे। और जिस प्रकार से दिल्ली सरकार और हमारी केंद्र सरकार पल्ला झाड़ रही है वो ठीक नहीं है, और केंद्र सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि 7 सांसद, इनके चुने हुए 7 सांसद
जो संसद में बैठते हैं वो दिल्ली से हैं और दिल्ली में सरकार आम पार्टी की है, तो दोनों का दायित्व बनता है। 7 सांसद छोटी बात नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि केंद्र दखल नहीं करती। अरे आप तो 7 सांसद हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और भारत की राजधानी दिल्ली है। आप नहीं, आनंद साहू जी, ठीक है जी, आनंद साहू जी, एक सेकेंड आनंद साहू जी, सवाल इस बात को लेकर है कि पूरे देश ने आप पर विश्वास किया है सर, आप बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सत्ता पर काबिज हैं। अब क्या रोड मैप है? जब कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो केंद्र सरकार उसका हल निकालती है। कोरोना महामारी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। क्या रोड मैप है आपके पास कि इस समस्या से निपटे? नेहा जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। निश्चित रूप से सबसे पहले आज जो राजनीति सभी दल के लोग जो कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप देखिए, याद करिए, शुरू से उन्होंने कोई ये दलदल से ऊपर उठ करके देश की जनता 130 करोड़ लोगों के लिए सब प्रकार से सब व्यवस्था बने के लिए तमाम चीजों को इनिशिएटिव लिया, चाहे उसका राशन का हो, चाहे किसानों का बात हो, खातों में पैसे भेजने की बात हो, मनरेगा का पैसा भेजने की बात हो, दिल्ली में तमाम तरह की जो इलाज के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए केजरीवाल सरकार को बार बार कहा। आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है सर, ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। मुझे बता दीजिए, तमाम कदम उठाए केंद्र सरकार ने, सर नतीजा क्या रहा? आज जो आंकड़ा है 3,32,000 को पार कर गया है। पहले 100 दिन में ये आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचा, फिर 14 दिन में 2 लाख पहुंच गया, फिर 10 दिन में 3 लाख पहुंच गया। ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और वक्त घटता जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र सरकार की नीतियां विफल साबित हो रही है? बिल्कुल नहीं नेहा जी, सबसे पहले आपको देखिए, अगर दिल्ली सरकार, अगर ये लोग बता दे कि कितने स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया, हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है, आप देखिए गुजरात की आबादी कितनी है, आप देखिए और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ ठीक है, आपने रेलवे कोच को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया, ठीक है, मान लिया सर, मान लिया आपकी बात। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सर खड़ा कर दिया सर, लेकिन नर्सिंग स्टाफ कहाँ से आएगा, डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, इसके बारे में आपने सोचा है क्या? नेहा जी, इनको बताना चाहूंगा कि हमारे सांसद और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कई लाखों लाख फूड पैकेट बांटे, लोगों को हर प्रकार से मदद करने के लिए आगे बढ़े। सर आनंद जी प्लीज इस मुद्दे पे राजनीति मत करिए सर। जितना अभी 1 साल की उपलब्धियों का बखान करने में आप लगा रहे हैं, उतना अगर कोरोना से निपटने में दिमाग लगाया होता तो शायद इस समस्या से बहुत हद तक देश निकलता। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे? राहुल जी, डॉक्टर राहुल। नेहा जी, आप एक बार बताइए, पिछले 10 ही दिनों में, पिछले 15 दिनों में जब से अनलॉकडाउन बंद हुआ, तभी केसेस क्यों बढ़ गए, तभी मृत्यु की दर क्यों बढ़ गई, तभी से सारे अस्पतालों में परेशानियां क्यों बढ़ गई? वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो और दिल्ली हो, 70% केसेस वहीं से आ रहे हैं। रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन कहाँ चले गए? आज आप नेहा जी किसी भी स्टेट में उठा के पूछ लीजिए कि किसी भी जगह पे रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है क्या? इकोनॉमी, जान और जहान के चक्कर में, जहान लेने के चक्कर में जान आज मुसीबत में पड़ गई। पिछले 60 दिनों के अंदर में कौन से अस्पताल तैयार हो गए नए, कौन सी नई दवाइयां आ गई, कौन से नए वेंटिलेटर आ गए, कौन से नए डॉक्टर आ गए। जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो कहते हैं कि ये दिल्ली की प्रॉब्लम है। ये दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है नेहा जी, ये सारी जगह पे आज दिल्ली की प्रॉब्लम है, कल गुरुग्राम की प्रॉब्लम होगी, कल किसी और जगह की प्रॉब्लम होगी। ये देश की प्रॉब्लम है सर, देश में ये देश की दिक्कत है। बात सुनिए, ये देश की दिक्कत है। आनंद साहू जी, डॉक्टर राहुल कह रहे हैं कि पिछले 60 दिनों में लॉकडाउन हुआ, तब तक लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, अजय अरोड़ा जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि सर ठीक है, सत्ता में जो पार्टी मौजूद है इस वक्त, उसकी जवाबदेही बनती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सर सबसे ज्यादा देश पर शासन तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस की भी तो कुछ अपनी जिम्मेदारियां बनती है। क्या आप कर रहे हैं कोरोना से निपटने के लिए? नेहा जी, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, जहाँ जहाँ हमारे गठबंधन है,
हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सर गठबंधन और का हाल मेरा तो ये है, आप महाराष्ट्र में देखिए ना क्या हालात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात कहने वाला था। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे आज अमित शाह जी ने बैठक की, इनको राजनीति से फुर्सत नहीं है, राजनीति सर्वोपरि। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, देश सर्वोपरि, भारत की जनता सर्वोपरि, आवाम सर्वोपरि। और जिस प्रकार से दोनों पार्टियां, अभी जिस प्रकार से डॉक्टर राहुल जी ने बात की, मेरा काम आसान कर दिया। जो सवाल मेरे मस्तिष्क में थे वो डॉक्टर राहुल जी ने पूछ लिए। हालांकि मैं पॉलिटिकल दल हूं, लेकिन एक भारत का नागरिक भी हूं। तो हमारी जो पॉलिटिक्स है, जो हम आपने हमारी पार्टी की बात की, राहुल गांधी जी ने तो 3-4 महीने पहले कह दिया था कि ये आप संभाल लो और ऐसा कर लो, और यही सोनिया गांधी जी ने कहा था। और जो जो योजनाएं, जिस योजनाओं का, मनरेगा का इन्होंने मजाक उड़ाया था जब विपक्ष में थे, उसी के निमित्त आज हर जगह लागू करना पड़ रहा है इनको। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा योगदान है, इनका कोई रोड मैप नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बात मैं महाराष्ट्र की कर रही हूँ, आप फिर घूम फिर के केंद्र पे पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र के बारे में मुझे बताइए ना, महाराष्ट्र के बारे में बताइए सर। महाराष्ट्र में ये अकेले तो चुन के आए नहीं, और हमारे गठबंधन की सरकार है। और ये राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा है कि हमारा समर्थन है। और हम अभी जो महाराष्ट्र में जैसे आपने बात की, चर्चा की, मतभेद हो सकते हैं, बिल्कुल निखर के सामने आए हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। और आज हमारी मतभेद और मनभेद को छोड़िए, ये बताइए जनता के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी जवाबदेही महाराष्ट्र के लिए बनती है या नहीं बनती है? बिल्कुल 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 पूरी बनती है, इसकी हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और आज इसी के निमित्त नेहा जी, उद्धव ठाकरे जी से हमारी शाम को बैठक थी, उनकी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया, वो स्थगित करनी पड़ी, और आज इस मुद्दे पे हमारी बैठक थी। और हम बिल्कुल नेहा, जो आपकी बात है, मैं आपकी बात की बड़ी इज्जत करता हूँ, और बिना राजनीति के मैंने स्वीकार भी किया है कि अगर हमें लगा कमी है तो हमने मुख्यमंत्री जी से मिलने का टाइम मांगा। वो आज चांस की बात है कि बड़ा दुख का विषय है और हम दुख में सम्मिलित हैं। ठीक है, 16 और 17 जून को प्रधानमंत्री के साथ बैठक है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। आपके जो पार्टी के मुख्यमंत्री है, जहां जहां पर आपकी सरकारें हैं, किस विषय को उठाएंगे और कैसे उठाएंगे? क्या कुछ समस्याएं हैं? बिल्कुल नेहा जी, हमारे तो सिंगल लाइन, कोई राजनीति नहीं। हम सरकारों से, केंद्र सरकार से ये बात करेंगे कि हवा में नहीं, पांव धरातल पे रखें। और जिस प्रकार से डॉक्टर राहुल जी ने कहा, धरातल में काम होना चाहिए ना। अगर नेहा जी इतने आंकड़े बता दिए आनंद साहू ने भी और तकी साहब ने भी, तो जमीनी स्तर पे नहीं है ना। और अगर रेट कम कर रही है टेस्टिंग का, टेस्टिंग किसी को कराने चाहते हैं तो फैसिलिटीज हो। और पूरे देश की हकीकत से सबके सामने है। जहाँ कांग्रेस की पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ की हकीकत भी सर सबके सामने है, किसी से छिपी थोड़ी ना है, सभी के सामने है। हालात हम भी देख रहे हैं सर किस तरह के हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले ये देखिए कि आपके राज्य में किस तरह के हालात बने हुए हैं। आनंद साहू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नेहा जी, आप तीनों पार्टियों से निवेदन है कि लोगों को आपकी बात सुनते हैं, लोग उनको जागरूक करें, मास्क के लिए कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखें, रोज गाइडलाइन ना बदलें, ट्रेसिंग करें, टेस्टिंग करें और दवाइयों को प्रदान करें। ये बड़ी न्यूज है भारत के लिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 2 दिन में ये जो टेस्टिंग है उसको डबल कर दिया गया, और ये इसके आगे 60% जो बेड है प्राइवेट हॉस्पिटल में वो गरीबों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ये केंद्र सरकार ने तत्काल अभी कल ही इसका निर्णय ले लिया और ये तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यानी रेलवे कोचेज के माध्यम से लागू कर दिया गया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार हर प्रकार से इस महामारी से लड़ने के लिए पूरे देश में तैयारी कर लिया है, और कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, डॉक्टर राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है सर, कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है सर, सारा कार्रवाई हो गया है। ठीक है, इसीलिए ये केवल आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का या किसी दल का नहीं है, ये देश की समस्या है। वही चीज हम कह रहे हैं सर, ये तो देश की समस्या है, इसमें राजनीति करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां कम से कम अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी समझे। डॉक्टर राहुल भार्गव जिस तरह के सर, ठीक है सर, सुन चुके सर, ठीक है। डॉक्टर राहुल भार्गव, जिस तरह के फैसले लिए गए हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को उससे फायदा होगा? नेहा जी, होना चाहिए, मैं ऐसा प्रे करता हूँ, पर ये नीजर रिएक्शन है।
आपने सारे अस्पतालों में 60% बेड आपने रिजर्व कर दिए। मान लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, कोरोना से जीत गए, सर कैंसर पेशेंट कहाँ जाएंगे, किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट कहाँ जाएंगे, उनसे जो संबंधित लिवर ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट है वो कहाँ जाएंगे, ब्लड कैंसर वाले पेशेंट कहाँ जाएंगे। आपने कोरोना को लेकर नीचे रिएक्शन ले लिया, बाकी पब्लिक को आपने छोड़ दिया कि तुम्हारा कैंसर कहीं भी जाए। बहुत आसान काम है ये, कहते हैं नीचे रिएक्शन है। ठीक है सैयद मोहम्मद तकी जी, उस तरह के पेशेंट्स के लिए क्या कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं? इंतजाम नहीं है। ठीक है, पूछ लेते जवाब ले लेते हैं। देखिए नेहा जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल बहुत साफ नहीं आ रही है और मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ कि हमारे और सवाल इस बात को लेकर है कि कोरोना के हैं। पेशेंट से निपटने के लिए सरकार की रणनीति तय हो गई है, केंद्र सरकार से भी बातचीत हो गई है, तमाम तरह के एक कोशिशें की जा रही है कि जो बेड है वो रिजर्व कर दिए गए हैं कोरोना के पेशेंट्स के लिए, तमाम अस्पतालों को खड़ा कर दिया गया है, रेलवे कोच को खड़ा कर दिया गया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है जो पहले से एक लंबी बीमारी से ग्रसित पेशेंट है वो कहां जाएंगे सर? उनके लिए कुछ इंतजाम हैं? देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने पहले नेहा जी इनको आवाज नहीं सुनाई देगा क्योंकि सवाल ही इतना टफ है कि जवाब ही नहीं इनके पास, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जब बीमारी फैला तो इनके जो मोहल्ला सुन लेते उसका दायित्व है कि इस महामारी से लड़ने में वो बिल्कुल सकारात्मक भूमिका निभाए। और सरकार जो है वो अगर हर इंसान तक, नागरिक तक नहीं पहुंच पा रही है, जो शिक्षित लोग हैं अगर वो पहुंच पा रहे हैं तो वो लोगों को इस महामारी में समझने में मदद करें और उनके जो भय को, उनके जो डर को कम करें। और ये सही जानकारी होना बीमारी के बारे में सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में, हमारे समाज में हर आदमी का बौद्धिक स्तर अलग अलग है, तो कई बार चीजों को समझ नहीं पाता और कई बार ओवर रिएक्ट कर जाता है, जिससे एक पैनिक क्रिएट हो जाता है समाज के अंदर। तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की बहुत जरूरत है। और जो दिल्ली में बैठक हुई है आम आदमी पार्टी की हमारे होम मिनिस्टर साहब के साथ और हर्षवर्धन साहब के साथ, जो स्वास्थ्य मंत्री, बहुत ही सकारात्मक हुई है। हम लगातार जो है टेस्ट बढ़ा रहे हैं, अभी भी हम टेस्ट बहुत कर रहे हैं, 1-2 दिन में दूना कर देंगे, 6 दिन में हम 3 गुने टेस्ट कर देंगे। रेलवे से कोचेज आ रहे हैं जो गाजियाबाद में आनंद विहार स्टेशन पर खड़े जाएंगे, वहां और बेड फैसिलिटी बढ़ाई जाएगी। जो छोटे छोटे नर्सिंग होम है उनको भी वहां बेड अवेलेबल कराया जाएगा और जो स्टेडियम्स है उनको भी वहां पे खाली कराया जा रहा है, वहां पे बेड की व्यवस्था की जा रही है, प्रगति मैदान में व्यवस्था की जा रही है। कई जगह पे जो है 4000 बेड जो होटल में ली जा रहे हैं, 5000 बेड की व्यवस्था जो है वो नर्सिंग होम में की जा रही है, 14000 बेड जो है बैंकुएट हॉल में की जा रहे हैं और 500 कोचेज ली जा रहे हैं, 8000 कोरोना के लिए है ना सर? कोरोना पेशेंट्स के लिए ये है ना? हाँ, कोरोना के जी। जो सर बाकी जो पेशेंट हैं जो लंबी बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए क्या इंतजाम? जो भी पेशेंट है कोरोना के अलावा, जो पेशेंट है, जो इमरजेंसी के पेशेंट है, उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और बिना उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उनकी जो है इंक्वायरी को जो अटेंड किया जाएगा। किसी पेशेंट को रोका नहीं जाएगा। अगर किसी की इमरजेंसी सर्जरी होनी है तो उसकी इमरजेंसी सर्जरी भी होगी। अगर किसी पेशेंट को भगवान ना करे उसको गंभीर समस्या है या कैंसर है या उसको और परेशानी, तो उसका भी निपटारा किया जाएगा। इसलिए हमने कोरोना बेड की अवेलेबिलिटी को अलग रखा है और जनरल अवेलेबिलिटी को अलग रखा है। तो ये हमने वहाँ प्रावधान किए हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे बेड बढ़ाए जाएंगे और नए अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय अरोड़ा जी, परेशानी ना हो। नेहा जी, आप पूरे आंकड़े बता दीजिए, आंकड़ों से काम चलने वाला नहीं है, इतने बेड होंगे। मैं डॉक्टर राहुल से अपील करूंगा, अगली बार कभी डिबेट तो नेत्र जांच विशेषज्ञ भी आए, हमें ऐसा चश्मा दें दोनों पार्टियां राज्य सरकार की कि हमें दिख क्यों नहीं रहा, हमें धरातल पे इतने इंतजाम हो गए। सर सबको दिख रहा है अजय जी, सबको दिख रहा है कि जनता है, सब समझती है, सब झेलती है और जब वोट की चोट मारती है तो बहुत घातक होता है वो। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।